हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आप देख सकते हैं संविधान पॉलिटी जो भी है ये हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से कवर करेंगे। ये आपका निचोड़ वीडियो होगा, इसमें से हर प्रकार के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के थ्रू आपके हैं। ये तो स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन में वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। हमने सिर्फ वही क्वेश्चन लिया है जो सिर्फ और सिर्फ आईएमपी है, सिर्फ और आईएमपी पॉइंट लिया है। देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा। यहाँ पर बी हो जाएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यही निर्धारित करता है कि जो धन विधेयक है यह है या नहीं, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब आपसे पूछेगा सर जी ये जो धन विधेयक होता है कौन से आर्टिकल में होता है, तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी आर्टिकल नंबर 110 होता है। कौन, आर्टिकल नंबर 110, जो कि बहुत ही पूछा भी ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया ये कब किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। क्या, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यहाँ पर है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर आपका हो सकता है, मिलान हम लोग यहाँ पर करते हैं। और आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो आपका दिया है भारतीय संविधान का भाग, यहाँ पर देखिए इसको मिलान कर लेते हैं 9, ये आपके पंचायत से जुड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये पंचायत में आपका आ जाएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग यहाँ पर देखिए 8 जो आपका है किससे है, तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब आपका संघ राज्य, इसका मतलब ये हो जाएगा। और भारतीय संविधान का भाग यहाँ पर देखा जाए तो भैया यहाँ पर 4 का 1 किससे जुड़ा है, तो आप कहेंगे मूल कर्तव्य से जुड़ा है, तो यहाँ पर मूल कर्तव्य आपका हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट वाला जो मिलान होगा वो क्या हो जाएगा, 9 का ये नगर पालिका, क्या हो जाएगा, नगर पालिका। तो देखिए इस प्रकार से ये ऑप्शन बन रहा है आपका 3 1 4 2 आपका बन रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक उपबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध दिया गया है नीति निर्देशक में, सही पॉइंट दिया गया है। कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी आपका सही हो जाएगा। कि भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य सामूहिक भाईचारे की प्रकृति को बढ़ाना, तो ये भैया आपका नहीं है ना, ये आपका नहीं होगा, याद रखिए। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला, ये आपका इसमें से आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपसे कह रहा है दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो आपकी किससे था, 5 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 5 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिए निर्वाचन सुधारक से, किससे है, निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया है राज्य स्तरीय जो आपका है या अंतरराज्यीय, क्या बोलेंगे, अंतरराज्यीय परिषद आपका 263 आर्टिकल में होता है। यहाँ पर दूसरा दिया गया है वित्त आयोग आपका 280 में आपका होता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपका 223 के का में आपका होता है। यहाँ पर दिया है संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों याद रखिए संघ लोक सेवा आयोग जो दिया है 300, यहाँ पर क्या 318 नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो होगा क्या, तो आप कहेंगे सर 315 होता है। कितना होता है, 315 होता है। संघ लोक सेवा आयोग जो होता है आर्टिकल नंबर 315 में होता है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारी आयोग की संस्तुति जो आपकी है वो किस में संबंधित है, आपसे पूछा है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी नंबर है। यहाँ पर केंद्र और राज्य से संबंधित है, किससे है, केंद्र और राज्य का जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए सभी को जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। तो पहला दिया है लोक चुनाव में मतदान करना,
तो भैया ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है ना। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, संविधान में निष्ठावान, ये आपका है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये इसमें से आपका नहीं आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। चलिए बताइएगा कि एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आप कहेंगे सर भारत के राष्ट्रपति को देता है। हमने बताया था कि भैया भारत का राष्ट्रपति होता है वही नियुक्ति करता है। और भैया जब त्यागपत्र की बात होगी तो त्यागपत्र उसी को दिया जाता है जो आपका नियुक्त किया गया है। पॉलिटी में आपका रूल होता है, बाकी एक दो जगह रूल काम नहीं करेंगे लेकिन हर जगह काम करेंगे। तो इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? चलिए जवाब देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना आंसर क्या हो जाएगा। देखो हमने कहा सिर्फ वही हमने पॉइंट लिया है जो एग्जाम के लिए दृष्टि से हैं। बाकी हम चाहते तो आपकी स्टार्टिंग से करते, संविधान कब बना, संविधान में निर्वाचन कब हुआ, ये सब क्वेश्चन नहीं है। हमने लगा है कि बस यही क्वेश्चन लें जो कि एग्जाम में आपको छपने वाले हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये है आपका भाग दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। और इसके तहत देखा जाए तो जैसे 16 आपके नए अनुच्छेद जो आपके 243 से लेके 243 के ओ तक आपके इसमें से जोड़े गए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 9। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से लिया है? भारत ने समवर्ती सूची की जो संकल्पना लिया है दोस्तों कहाँ से लिया है? तो दोस्तों आप कहेंगे समवर्ती सूची लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो संसद की संयुक्त बैठक होती है, क्या संसद की जो संयुक्त बैठक होती है ये भी आपकी यहीं की देन है, यहीं की देन आपकी, ये भी याद रखिएगा। बाकी आप लोग जानते हैं कि यूएसए के संविधान से देखा जाए मूल कर्तव्य है न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है। आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया है? तो आप कहेंगे सर आयरलैंड से राज्य के निर्देशक लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रशासन प्रणाली लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संसद बनी है, भारतीय संसद जो आपकी बनी है वो आपकी किससे बनी है? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर आपका 79 होता है। आर्टिकल 9 आपका 79 के तहत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका डी जिसका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है और आपके सामने दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। हमने कहा संविधान अगर संशोधन करना है तो आपका प्रयोग करना होगा 368 का। किसका करना है? तो 368 को करना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। वित्त आयोग किस में होता है? तो आप कहेंगे सर वित्त आयोग होता है 280। किस में होता है? 280 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल जो आपका है दोस्तों ये 360 में होता है, तो आप कहेंगे सर जी 360 यहाँ पर 1 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाएं जो राज्यों के लिए होती हैं तो ये आपके 312 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये समझो ये जो आपके 4 आर्टिकल हैं ये इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं कि समझो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत बनते हैं। ये चारों आर्टिकल आपको रट लेना है। आपका आंसर कौन सा बन गया है? मिल गया कि नहीं? आंसर मिल गया है। 4 3 1 2 देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए जवाब देना है, कौन सा सही नहीं है? कह रहा है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कहेंगे बिल्कुल सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्त के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाता है, ये भी आपके यहाँ पर सही होगा। फिर दिया है उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, तो भैया नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपने पद से नहीं हटा सकते हैं। बाकी भारत के महान्यायवादी हैं और आपके राज्य के राज्यपाल हैं, तो महान्यायवादी और राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन कैग को यहाँ पर नहीं हटा सकते। याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर यहाँ पर गठित किया गया था?
तो दोस्तों ये थी आपकी संथानम समिति। क्या थी? तो वर्ष 1962 में गठित संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर ही सरकारी जो अधिकारियां हैं इनका भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखिएगा, कब? तो 1964 में याद है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा 16 नंबर में। चलिए, सभी को जवाब देना है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका जो आंसर आ गया है वो आपका सी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। अर्थात निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये गठन करता है राज्यों में जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार का वर्णन है वो कितने में है? चलिए, भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार का वर्णन है वो आपके किसमें है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। क्या? तो आप कहेंगे 12 से स्टार्ट होते हैं और 35 तक आपके होते हैं, जो कि भाग 3 में आपका इनका उल्लेख किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ये आपके मौलिक अधिकारों को लिया गया है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपका है? मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए एक ऐसा न्यायालय है जो एक से अधिक राज्यों के लिए आपका बना हुआ है। यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये जो आपका मुंबई है, मुंबई उच्च न्यायालय। दोस्तों इसमें देखा जाए तो आपका महाराष्ट्र भी आता है ना? क्या होगा? महाराष्ट्र भी इसमें से आपका है, और साथ में दोस्तों देखा जाए गोवा भी है। क्या है? यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। साथ में यहाँ पर दादरा नगर हवेली है। क्या है? दादरा नगर हवेली भी इसी में आपको मिलेगी, और साथ में यहाँ पर दमन दीप जो आपका है, ये चारों आपके देखा जाए तो आपके मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपके आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। बाकी गुजरात का तो गुजरात है, दिल्ली का आपका दिल्ली है, इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है 1 किस में आते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 आता है समवर्ती सूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 किस में आते हैं? तो समवर्ती सूची में होते हैं। शेयर बाजार दोस्तों समवर्ती में नहीं होता है, ये केंद्र में होता है। किस में होता है? केंद्र में होता है। जैसे पुलिस पूछेगा, पुलिस प्रशासन किस में होता है? तो आप कहेंगे सर ये पुलिस प्रशासन राज्यों से होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए आपका बी नंबर आपका गलत हो गया। बाकी डाकघर बचत किस में होता है? संघीय सूची में होता है। जन स्वास्थ्य होता है राज्य सूची में। अब देखिए राज्य सूची से ही ज्यादा क्वेश्चन आपकी बनेंगे राज्य सूची में, और राज्य सूची में देखिए क्या क्या है, कल लगभग 5 पॉइंट आपको रट लेना है। जैसे कि हमने बताया लोक व्यवस्था, क्या दिया है? लोक व्यवस्था जो आपकी होती है राज्य सूची में होता है। पुलिस जो आपका होता है, पुलिस प्रशासन जो होता है, ये राज्य सूची में आपका आता है। जो जन स्वास्थ्य होता है, ये भी किस में आता है? तो आपकी राज्य सूची में आपका आता है। भूमि जो होता है, ये भूमि किस में आता है? तो भी आपको बताना है, राज्य सूची में आपका आता है। स्थानीय स्वशासन जो होता है वो भी किस में आता है? राज्य में आता है। सिंचाई किस में आता है? तो सिंचाई भी किस में आता है? तो आपके राज्य में आता है। कृषि किस में आता है? तो कृषि भी किस में होगा? राज्य में आता है ना? तो इतने वाले पॉइंट जो आपके ये किस में आते हैं? तो आप कहेंगे सर राज्यों में आते हैं। बहुत आईएमपी पॉइंट आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। दोस्तों एक संशोधन हुआ था 91 नंबर का। कौन सा? 91 नंबर का संशोधन हुआ था। उसमें कहा गया था कि भैया जो भी मंत्रिपरिषद आपकी होगी है ना, उसमें 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका जो आंसर है यहाँ पर 21 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट। इनमें से क्या हो जाएगा? जवाब देना है, और नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी जो 26 नवंबर 1949 था ये अधिनियमित किया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा। जिसका आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ए नंबर। दोस्तों इसका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद के लिए आपका जुड़ा हुआ है?
अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है ये आप कर संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं। सुमेलित आपसे पूछा गया 22 नंबर में। देखो हमने कहा सर जी जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय किस में आता है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है किस में आता है? आप कहेंगे सर जी 324 नहीं होता है, 124 होता है। कितना होता है? 124 होता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वो कितना होता है? आप कहेंगे 324 में होता है, ये सही है। आपका आंसर मिल गया है, बी नंबर आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग जो आपका दिया गया है ये कितने में आपका होता है? तो आप कहेंगे सर जी ये होता है 315 से लेके 323 तक होते हैं। कितने? तो 315 से स्टार्ट होता है। बाकी आपको ऐसे डायरेक्ट एक अगर आता है 315 हो जाएगा। बाकी 315 से लेके 300 आपके 23 तक आपके होते हैं। महाधिवक्ता जो होता है किस में होता है? तो ये राज्य का महाधिवक्ता होता है 165 में। किस में होता है? 165 में होता है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका मिल गया है, बी नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? चलिए संविधान में जो अनुसूची 6 है ये किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो दोस्तों याद रखिए संविधान में एक छठी अनुसूची है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके पृथक व्यवस्था के बारे में कहा गया है। अब आप कहेंगे सर जी इसमें से मणिपुर आपका नहीं आता है। ठीक है, मणिपुर नहीं आता है। आता कौन है? तो हमने कहा सर असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और आपका मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों में ही आपकी छठी अनुसूची के बारे में, वहाँ की जनजातियों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, उनके व्यवस्था के बारे में दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो आपका है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो आपका है दोस्तों वो आपका है आपके सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय में है। दोस्तों याद रखिए एक आर्टिकल होता है आपका 127। तो आर्टिकल नंबर 127 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर तदर्थ अर्थात एडहोक आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर न्यायाधीश उसमें नहीं है तो एक कमेटी लाई जाएगी, उस कमेटी के तहत आपके न्यायाधीश को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये आपका प्रावधान है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आपके खूब बनते हैं। तो भैया आप कहेंगे सर संवैधानिक संस्था आपकी कौन सी नहीं है? यहाँ पर दिया है राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय है, केंद्र का वित्त आयोग है। लेकिन भैया जो आपका मानव अधिकार आयोग है ना, मानव अधिकार आयोग का गठन संविधान संरक्षण अधिनियम 1973 के तहत स्वायत्त संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था। ये हुआ था 93 में। तो आप कहेंगे जब 93 में हुआ है तो सर जी ये संवैधानिक संस्था आपकी नहीं है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत IMP पॉइंट आपका है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर जी 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो आपके 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो आपकी पदावधि होती है वो आपकी होती क्या है? तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाती है ये इसके क्या होता है, यहाँ पर कार्यकाल होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों भैया यही आंसर हो जाएगा कि और कुछ हो सकता है? तो आपका आंसर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया है। अब आप बताइए यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना भी नहीं है, रट्टा मार लेना है। समझो कि इस वीडियो को पूरी तरीके से, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा आपका 27 नंबर में आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों की संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल नंबर कौन सा? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर जो आपका 32 होता है। कौन आर्टिकल नंबर है? जो आपका 32 होता है। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो जिला योजना समिति का गठन किया गया है दोस्तों 28 नंबर आपसे कह रहा है। और आप कहेंगे सर जिला योजना के हिसाब से बात किया जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा 243 के ZD में। किसमें है? 243 के ZD में इसे आपका प्रावधान किया गया है। मतलब देखा जाए तो भैया जिला योजना समिति गठन किया गया है, जो कि जिले में पंचायत और नगर पालिका द्वारा जो बनाई गई योजना होता है उनको समेकित करना होता है ना। एक विकास और योजना का प्रारूप तैयार करना ही ये इसके अंतर्गत आपका आता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर कह रहा है कि भैया कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं।
अब देखिए भैया, आपको सीटें याद रखना है। यहाँ पर आपसे पूछे कि सर ये बताइए कि राजस्थान में कितनी है, तो आप कहेंगे राजस्थान में तो आपकी 10 हैं। कितनी है? 10 सीटें आपकी हो जाएंगी राज्यसभा में, ठीक है ना। गुजरात में पूछे तो आपको गुजरात में बताना है 11 सीटें। कितने बताना है? 11 सीटें आपको बताना है। और अगर पूछे कर्नाटक में कितनी है, तो कर्नाटक में 12 सीटें हैं। कितनी हैं? 12 सीटें हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। पंजाब में पूछे तो पंजाब में 7 सीटें हैं। कितनी हैं? 7 सीटें हैं। देख लीजिए, कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या इतने में? कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन मिल गया है आपका। देखिए, पहला ही ऑप्शन में से राइट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल में से राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। बाकी कुछ जगह आपसे और पूछ सकता है, जैसे आपका बिहार के चुनाव हुए, और जब बिहार के चुनाव हुए हैं तो भैया बिहार चुनाव में जब हुआ है तो कोई क्वेश्चन आपका बन भी सकता है। एमपी से बन सकता है, उत्तर प्रदेश से भी बन सकता है। हमने कहा सर जब बिहार की बात लिए हैं तो बिहार में कितनी 16 सीटें हैं आपकी राज्यसभा की। कितनी? राज्यसभा की 16 सीटें आपकी बिहार से हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों याद रखिए कितनी हैं, तो एमपी में 11 हैं। और यूपी में पूछे तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा है, कितनी हैं, तो आपकी यूपी में 31 सीटें हैं। इतने पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा से जो भी अगर आता है ये आपके कह सकते हैं सीटें, तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का जो आधार है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर करना है तो भैया इनमें से कौन सी बात यहाँ पर नहीं होती, आधार इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर जी जब युद्ध की स्थिति होती है, या बाह्य आक्रमण होता है, या सशस्त्र विद्रोह होता है, तब आपके यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आंतरिक अशांति को खतरा से कोई मतलब आपका नहीं है, तो भैया आपकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इसके आधार पर नहीं किया सकता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका दोस्तों सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए आर्टिकल नंबर कौन होता है, तो आप कहेंगे सर जी 352 के तहत आपका हो जाएगा। ठीक है, 352 के तहत होता है कि युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, इन कारण के कारण संपूर्ण भारत में किसी हिस्से की सुरक्षा अगर खतरे में होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। और देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आर्टिकल नंबर जो आपका दिया गया है कौन सा, बी नंबर 61 हो जाएगा। 61 के माध्यम से महाभियोग द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए संविधान का जब अतिक्रमण होता है ना, संविधान का अतिक्रमण करने पर ये शक्ति आपकी होती है, तो भैया इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। हमने कहा था जो लोकसभा होता है, क्या लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, इसमें पहले 1/4 बहुमत पारित हो जाता है, फिर नोटिस भेजी जाती है आपकी 14 दिन के लिए, फिर भी अगर नहीं हटते हैं तब आपकी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा से हो, आर्टिकल नंबर 61 के तहत यहाँ पर प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। अगर 2/3 बहुमत पारित हो जाता है तो भैया राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। अभी अभी हमने बताया था इसके बारे में, देखो अनुसूचियां आ गई हैं, बहुत ही आईएमपी पॉइंट दिया गया है। अनुसूचियां जो आपकी दी गई हैं बिल्कुल आईएमपी पॉइंट वाली हैं। देखिए ये बताइएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका चतुर्थ अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है ये आपके चौथी अनुसूची में है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। छठी अनुसूची की बात करें तो आपको बताना है कि जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन के विषय में आपका दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची की बात करता है तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, तो भाषाओं से रिलेटेड आपका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और जब 9वीं अनुसूची पूछे तो आपको विषय बता देना है, यहाँ पर 1 इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है। जो लोग इस वीडियो को देख लेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं हाँ इसमें कुछ था, शायद पेपर लीक वाले क्वेश्चन आपके डायरेक्ट रखे गए हैं। बाकी जो नहीं देखेंगे बाद में देखेंगे तो उनको कहेंगे सर जी इस वीडियो को पहले देख लिया होता, काश पहले देख लिया होता। देखो आपसे कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। तो दोस्तों ये बताइए जो आपकी पंचायत होते हैं इनमें महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन देता है।
यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी, यहाँ पर 243 के घा में किसमें आता है, तो 243 के घा के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। कम से कम आपके 1/3 स्थान आरक्षित करना अनिवार्य दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये विवाद आया था केशवानंद भारती विवाद। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, केशवानंद भारती विवाद ये 1973 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, आपका जवाब यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। इसने संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मतलब राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेता है भैया। और ये भाग लेता है कौन, तो यहाँ पर देखिए मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, क्या मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। हमने कहा सर केंद्र सरकार वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, मंत्री के पद पर आसीन होने के कारण राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि गलती होने के 100% चांस हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन है, भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक प्रावधान है, बिल्कुल सही है। भाग 5 में भैया आपका मूल कर्तव्य नहीं है। भाग 5 में भैया जो आपका है वो संघ के बारे में है। किसके बारे में है, संघ के बारे में है। अगर यहाँ पर अगर आपसे पूछे भैया यहाँ पर 1 से मतलब 10 हो गया, ये हो गया क्या 15 बन गया। जो आपका भाग 15 है वो किसके बारे में, निर्वाचन के बारे में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। निर्वाचन किसमें है, तो भाग 15 में होगा। अगर आपसे पूछे भाग यहाँ पर 17 में क्या होता है, तो इसमें डबल और जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। और ये होता है राजभाषा। क्या होता है, राजभाषा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है। चलिए बताएगा कि राज्यसभा की विधानसभा की संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है। यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो अनुच्छेद 170 होता है। कौन होता है, अनुच्छेद 170 जो विधानसभा की संरचना के बारे में बताता है। ये भी बताता है कि भैया राज्य की जो विधानसभा होती हैं इनमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे अधिकतम संख्या दोस्तों 500 होती है और न्यूनतम जो आपकी होती है वो 60 हो सकती है। ये भी आपको बात याद रख लेना है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा एक संशोधन हुआ जिसमें भारत में जो पिछड़ी जनजातियां, पिछड़ी जाति के यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसे आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर बनेगा आपका सी हो जाएगा 102 नंबर का संवैधानिक संशोधन। क्या हो जाएगा, 102 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इस आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के बारे में है ना शिकायतें हैं, कल्याणकारी उपाय हैं, उनकी जांच के अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बिल्कुल तहलका मचाने वाला और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि भैया किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। अभी इसी वीडियो में इस क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का, ऐसा ही क्वेश्चन आपका आया था जब हमने आपको बताया था। हमने कहा सर जी राज्य के राज्यपाल तो होते ही होते हैं, राज्य के राज्यपाल तो होते ही होते हैं, बाकी याद रखिएगा कि भारत का जो आपका कौन है महान्यायवादी होता है, इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, इसको हटाएगा कौन है, तो आपके राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही आपका है। तो
तो याद रखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड इसका ऑप्शन बनेगा। बाकी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने का प्रावधान है। तो याद रखिए इसका आंसर आपको देना है फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि राज्य के राज्यपाल को भैया राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। क्लियर है ना? तो आपको बताना है इसमें सर आंसर आपका बी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? चलिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपकी किस राज्य से सर्वाधिक आपकी आरक्षित सीटें हैं ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? याद रखिएगा जनजातियों के लिए लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं ये आपके मध्य प्रदेश में है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है ना? और मध्य प्रदेश की 6 सीटें, कितनी? 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। कितनी? तो आपकी 6 सीटें आपकी की गई हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों में से अनुशंसा आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे समितियां तो पूछेगा ही पूछेगा, और यही आपको समितियां रट्टा मार के जाना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है सर, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भैया बलवंत राय मेहता समिति की मांग क्या थी? बलवंत राय मेहता समिति क्या चाहते थे? तो आप कहेंगे सर बलवंत राय मेहता जो आप चाहते थे वो क्या चाहते थे? यहाँ पर देखा जाए तो क्या बनेगा? तो कहेंगे पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग किया था। इन्होंने कहा था कि पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचे की मांग किया था। फिर इसके बाद देखा जाए तो अशोक मेहता समिति ने क्या किया था? तो यहाँ पर इन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था की यहाँ पर बात किया था, द्विसदनीय ढांचे की। और यहाँ पर LM सिंधवी समिति ने क्या मान्यता दिया था? इन्होंने मान्यता दिया था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक का दर्जा मिले। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 2 और इसके बाद 1 फिर 3। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। यहाँ पर आगे बढ़े। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? चलिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। यहाँ पर 22 भाषाएं। कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे सर जी 22 भाषाएं। इसका जो आंसर आ रहा है 22 भाषाएं आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? बाकी सभी भाषाएं तो आपको रट्टा मार नहीं सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में यहाँ पर विचार करना है। तो चलिए नीति निर्देशक क्या कहता है समझते हैं इस पॉइंट को। कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कहेंगे बिल्कुल सही है। यह संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है ये भी सही है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को फिर से समझिए। हमने कहा जैसे कि आप एग्जाम में बैठते हैं, नहीं समझ में आता उसका एक बार फिर प्रयास करिए। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति है। अर्थात हाई कोर्ट में जो आपके कार्यकारी अर्थात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अगर नियुक्त करना है, ये आर्टिकल कौन सा होता है? तो ये आर्टिकल होता है 224। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 224 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य में वृद्धि होने पर यह आपका होता है। यहाँ पर ज्यादा अगर कार्य हो गया, लोड ज्यादा हो गया, तो ऐसी स्थिति में अस्थायी तौर पर उसको नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया, वित्त आयोग कैसा निकाय है? चलिए वित्त आयोग जो निकाय है कैसा निकाय है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आ गया है, वित्त आयोग। सबसे पहले आपको हमने बताया, रट्टा मारिए कि वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है। कम से कम इसी वीडियो में 280 आपका आर्टिकल नंबर आपका 280 जो आपका है ये आपका हो जाएगा 280, है ना। ये तो पॉइंट हो गया। अब देखा जाए 45 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अर्ध न्यायिक और सलाहकारी संस्था है। क्या है? यहाँ पर आंसर बनेगा कि ये अर्ध न्यायिक और सलाहकारी आपकी संस्था है, निकाय है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे,
कह रहा है कि भैया राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिएगा यहाँ पर 12 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, आप कहेंगे सर जो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सही हो जाएगा, डी नंबर है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट में। अच्छा, राज्यसभा में ये बात अगर पूछ ले कि आर्टिकल नंबर कौन सा होता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपका 80 होता है ना। और अधिकतम संख्या पूछे तो आप कहेंगे सर जी 250 आपकी अधिकतम संख्या होती है। वर्तमान में आपकी जो आप कहेंगे सर जी 245 आपकी है ना, जिसमें 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए भैया 47 नंबर ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर 42वें संविधान संशोधन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया था, थोड़ा बदलाव किए गए थे, है ना, मतलब 3 शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है, कौन सा कथन सत्य दिया गया है। 48 नंबर आपसे कह रहा है। और 48 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखते हैं, पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से आपात का प्रावधान नहीं किए गए हैं। ऐसे कैसे नहीं किए गए हैं भैया, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है ना, तो आपका ये तो गड़बड़ हो गया है। मूल संविधान में जो 252 से 352 से 360 आपात उपबंध है, ये बिल्कुल सही है। आपात उपबंध फ्रांस से लिया गया नहीं, हमने कहा आपात लिया गया जर्मनी से। कहां से लिया गया, जर्मनी से। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन केवल नंबर आपका बी सही है, केवल दूसरा सही है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि जनहित याचिका जिसे PIL कहां पर प्रस्तुत की जाती है। ये देखिए आपका इतना MP पॉइंट है, हमने आपको बताया भी था कि जनहित याचिका जो आपकी है इसके बारे में आपका चैप्टर भी आपकी एग्जाम में मानसिक अभिरुचि आपके लगभग आपके 10 नंबर आपके आने भी हैं। हमने आपको 3-4 पार्ट दिया भी है, लेकिन बहुत लोगों ने उसमें रुचि नहीं लिया है, उसको पढ़ने में रुचि नहीं लिया है, तो इसलिए हमने थोड़ा क्लास है उसमें कम कर दिया है। बाकी हम चाहते हैं कि 100 क्वेश्चन की क्लास दे देंगे तो मानसिक अभिरुचि से 10 नंबर आपकी कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सजी जो आपकी जनहित याचिका होता है, इसी में आंसर छुपा है। जनहित, जन मतलब होता है लोग और हित मतलब होता है उनके हित के लिए, लोगों के हित के लिए जो याचिका होती है उसे बोलते हैं जनहित याचिका। इसका मतलब ये है कि ये पर्सनल एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं होती है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 49 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा कि भैया उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में किया सकता है। याद रखिए जो आपकी जनहित याचिका है अर्थात PIL है, इसको हम लोग उच्च न्यायालय में 226 के तहत भी कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल नंबर 32 के तहत कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, IMP पॉइंट है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। देखिए कह रहा है अनुच्छेद जो 54 है वो किससे संबंधित है। अनुच्छेद 54 का जो संबंध है किससे है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देखिए 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 164 में राज्य के जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है उनके बारे में दिया गया है। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और देख सकते हैं इस सीरीज में एक बात आपको देखने को मिली होगी, हमने उन पॉइंट को लिया है जो कि बहुत ही IMP है और आर्टिकल हमने ज्यादा लिया है क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनने हैं ज्यादा हैं, ठीक है ना। हर एक प्रकार का वो आर्टिकल जो एग्जाम में आपका बनना है वो आपको ज्यादा लिया है। देखो दिया है भारत के संविधान में उद्देश्य का अपना जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान में उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से यहाँ पर लिया गया है। आप कहेंगे सर जी 51 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो उद्देश्य का जो लिया गया है प्रस्तावना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ऑप्शन नंबर आपका बी संयुक्त राज्य अमेरिका इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो गया है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। चलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, चलिए जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे सर जी न्यायपालिका को किसको मानते हैं, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है ये होता है न्यायपालिका होती है। कौन होता है, न्यायपालिका। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है।
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल इनमें से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो अनुच्छेद आपका 51 है, अनुच्छेद जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अगर यहाँ पर पूछे 40 क्या कर रहा है, 40 क्या कर रहा है यहाँ पर, तो ये है आपकी ग्राम पंचायत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ग्राम पंचायत। याद रखिए ग्राम पंचायत आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो अनुच्छेद 44 है इसका कार्य क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ये बताइए नागरिक संहिता जो आपका नागरिक संहिता कहाँ कहाँ पर लागू है? समान नागरिक संहिता जो आपकी है ये अपने भारत में कहाँ कहाँ पर लागू है, बता सकते हैं क्या? क्यों भैया, कहाँ कहाँ पर लागू है? तो आपको बताना है सर जी 2 राज्यों में। कहाँ पर? 2 राज्यों में हो चुका है। अभी तक यहाँ पर के कहाँ था? तो आपकी गोवा में था, लेकिन अब कहाँ हो गया है? तो उत्तराखंड में भी हो गया है। तो याद रखिए समान नागरिक संहिता आपकी गोवा में भी आपकी है, और अब आपके 2024 में आपके देखा जाए तो यूके में भी आपको हो गया, अर्थात देखा जाए तो उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़िए। हाँ, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 क्या है? तो राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, है ना, कार्यपालिका से न्यायाधीश का पृथककरण आपका है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य की विधायी संबंध दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य की विधायी संबंध आपको दिए गए हैं? यहाँ पर देखा जाए 54 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये है भाग जो आपका दिया गया है 11, है ना। याद रखिए केंद्र राज्य की विधायी संबंध, ये भी आपका बिल्कुल IMP पॉइंट आपका है। सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 11 हो जाएगा। अगर आप पूछे सर जी ये जो आपका IX दिया गया ये क्या कर रहा है? ये क्या रहा है? पंचायतें, अर्थात 90 में क्या दिया है? पंचायत के बारे में दिया है, पंचायतों के बारे में, पंचायत हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछे सर जी ये क्या कर रहा है 15 नंबर में, तो भैया 15 नंबर किस काम का है? ये किस में आता है बता सकते हैं? ये निर्वाचन है, ये है निर्वाचन के बारे में है, निर्वाचन आपका हो जाएगा। और भाग 3 तो जानते ही होंगे आप लोग सजी, ये मूल अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? मूल अधिकार आपके होते हैं। क्लियर हो गया है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, हम भी भूल जाते हैं जल्दी जल्दी रोमन अंक वाले में, कभी कभी 9 सोचते हैं कि 11 है कि 9 है, 11 है कि 9 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था? चलिए बताइएगा कि मतदान का यहाँ पर जो 18 वर्ष किया गया था वो किस में किया गया था? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 61वें नंबर का संविधान संशोधन है, 61 नंबर का संविधान संशोधन है। ये भैया जो ऑप्शन आपका आएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया था? चलिए बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले अपनाया गया ये आपके कहाँ पर अपनाया गया था? इसका आंसर इनमें से क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आएगा वो राइट क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1959 को, है ना। कब है? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि नागौर जिले में एक जगह पड़ता है बगदरी गांव। क्या ना है? राजस्थान में जो नागार जो आपका पढ़े होंगे नागौर, है ना, ये तो जिला आपका है, लेकिन एक गांव नाम है उसका नाम है बगदरी। क्या नाम है? बगदरी। बगदरी गांव आपका नाम है। याद रखिए बगदरी गांव से यहाँ पर पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया था, इस बात को याद रख लेना है। क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूछा गया है तो हमने कहा आर्टिकल नंबर 124 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 124 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। और अभी अभी हमने आपको बताया कि भैया इस बार को एक नए न्यायाधीश, मतलब भैया आपको 33 कैसे क्या बोलेंगे कि मुख्य न्यायाधीश, है ना, और एक 33 आपके अन्य थे, तो अभी एक एक्स्ट्रा और जोड़ दिया गया है, इस बात को याद रख लेना। 34 आपके न्यायाधीश प्लस एक आपका एक्स्ट्रा हो गया 2024 में, अभी हमने आपको बताया भी था। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो संबंधित है किससे संबंधित है? चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये संबंधित है आपकी किससे? तो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की जो आपकी विधायी शक्तियां हैं, क्या हैं? राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, जो आर्टिकल नंबर आपका 249 दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत मतलब होता है बुलाना। क्या होता है? आहूत मतलब होता है बुलाना। तो आप कहेंगे सर जी 59 नंबर की अगर बात करते हैं तो बुलाने का कार्य कौन करता है?
बुलाने का कार्य कौन करता है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कभी विधेयक पर, अर्थात जैसे आपका धन विधेयक है, इसको छोड़ दिया जाए, क्या धन विधेयक को छोड़ दिया जाए, तो कभी भी जब कोई संबंध होता है, कोई विधेयक होता है, उसमें से अगर सही से सिस्टम नहीं बन पाता है तो विरोध हो जाता है। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 108 होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत आहूत करने का अधिकार है आपके राष्ट्रपति को। ठीक है ना, क्लियर है। भंग करने का अधिकार भी आपकी किसके पास है, तो आपकी राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को भंग करने का अधिकार है ये आपके राष्ट्रपति के पास है। ठीक है ना, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, यहाँ पर बुलाना मतलब वही हो गया, आहूत करना, बुलाना, सब कुछ वही है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा बी। ये दोस्तों आपका बिहार, जो बिहार है वो राज्य केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपकी इसमें आता है। दोस्तों नोट करिएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये जो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद आपका है, तो इसमें देखा जाए जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, ये आपके इसमें से आते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किसमें लिया गया है, ये किसमें कहा गया है, तो हमने कहा कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है ये जो कहा गया है वो किस आर्टिकल में कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर कल्याणकारी राज्य आपको मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें मिलता है, नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। अब इसका जो आपका आंसर बनेगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये है नीति निर्देशक तत्वों में, इसका आंसर राइट हो जाएगा। जो कि आपको मालूम है आर्टिकल नंबर कितने से, तो आपके 36 से लेकर आपके 51 तक आपके होते हैं। ठीक है ना, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। लोकसभा का जो कोरम आपका दिया है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/10 है ना, क्या है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, ये कोरम होता है, गणपूर्ति संख्या होती है। मतलब अगर इतने लोग आपके शामिल होंगे तभी बैठक आपकी संचालित की जाएगी, नहीं तो बैठक होगी नहीं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपसे विचार करना है। क्या कह रहा है, देखिएगा कि भाग 9 से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 17 विषय हैं। क्या ये दोनों पॉइंट सही हैं या कुछ आपका गलती दिया गया है। चलिए क्या सही है, तो आप कहेंगे सर इसमें से जो आंसर सही है केवल फर्स्ट सही है। क्या है, केवल और केवल फर्स्ट आपका इसका आंसर सही है। दोस्तों याद रखिए, भाग 9 में 11वीं अनुसूची में 29 विषय आपके हैं। ठीक है, इसका आंसर बनेगा कौन है, यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, और 12वीं अनुसूची की अगर बात करें तो उसमें कुल 18 विषय हैं। कितने हैं, तो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब नगर पालिका की बात आती है ना, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका की बात आती है तो उसमें 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय की सूची के अंतर्गत आता है। ये भी देखिए बिल्कुल आपका आईएमपी पॉइंट दिया गया है, बिल्कुल आपको आईएमपी लगा देना है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अभी हमने बताया था इस वीडियो में, है ना, हमने बताया था इस बारे में, और हमने कहा सर जी ये आता है समवर्ती सूची में। याद रखिए कि जनसंख्या का नियंत्रण और परिवार नियोजन जो आपका आता है वो आपकी समवर्ती में होता है। बाकी राज्य सूची की हमने आपकी स्टार्टिंग में जिक्र कर दिया था, है ना, पुलिस है और साथ में यहाँ पर देखा जाए कृषि संबंधित आपके हैं, ये सब आपके आते हैं राज्य में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। राज्यसभा की संरचना से संबंधित जो प्रावधान है वो किस में आपका दिया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद आपकी 80 में प्रावधान है। किसमें है, अनुच्छेद 80 में जो प्रावधान है वो प्रावधान किया गया है आपकी किसके, राज्यसभा के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों याद रखिए, हमने कहा कि भैया अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी, तो 250 हो सकती है ना, यहाँ पर, परंतु वर्तमान में कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी 245 आपकी वर्तमान में है। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपकी है कितनी, 31 सीटें। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है, कालक्रम के अनुसार आपको बताना है कौन से इनमें से राइट हो सकता है। कालक्रम के अनुसार ये आपको बताना है कौन सा आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मिलान करिए, देखिए आपका सही जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए भैया यहाँ पर जो आंसर बनेगा 66 नंबर में वो ऑप्शन बी बनेगा। याद रखिए 3, 1, 4, 2, मतलब यहाँ पर बी आर मेहता समिति, फिर इसके बाद अशोक मेहता समिति,
और इसके बाद यहाँ पर जीवी के राव समिति, फिर आपकी आती है एल.एम. सिंघवी समिति आती है। मतलब इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अब अगर डेट पूछ ले तो डेट लगा देना। बलवंत राय मेहता समिति जो आपकी आई थी, बलवंत राय मेहता आपकी 1957 कब आई थी? 1957 में आई। इसके बाद यहाँ पर अशोक मेहता समिति कब आए? 77 में। कब? 77 अर्थात 1977। यहाँ पर जीवी के जो आपके आए थे ये कब आए थे? तो भैया ये आपके 1986 में। कब आए थे? तो आपकी 86 में आए थे। और अगर पूछे पीके थुंगन जो आपके थे वो जो आपके आए थे कौन? यहाँ पर एल.एम. सिंघवी समिति, ये क्या आया थे? तो आपकी 86 में, ये 86 में था। और ये जीवी के जो आपके ये 85 में है। ठीक है, 85 में है। तो ये क्रम आपका बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायाधीशों की संख्या पूछा गया है। चलिए, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायाधीशों की संख्या पूछा गया है। 67 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए, उच्च न्यायालय होना चाहिए। अच्छा न्यायालय दिया तो है। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर जी 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 25 आपकी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। अगर पूछे कि आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल होता है यहाँ पर आपका 214। आर्टिकल नंबर 214 यहाँ पर याद रखिएगा आपका हो जाएगा। नवीनतम कौन सा है? तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश में आपका नवीनतम आपका है ना। हमने कहा पूरी पॉलिटी की क्लास में एक ज्यादा फोकस आपने देखा होगा, हमने फोकस किया है आर्टिकल में फोकस किया है, क्योंकि हमें मालूम है आर्टिकल का काफी अच्छा योगदान रहने वाला है। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 68 नंबर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है पहला पॉइंट, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 तीलियां, आप कहेंगे गलत दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई देखिए आपका 2:3 होता है, ये भी आपका गलत दिया है। आप कहेंगे सर केवल और केवल कौन सा है? यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका केवल सही दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु जो संपन्न शक्ति है या संवैधानिक प्राधिकारी है वो आपके कौन है? ये जो शक्ति होती है ये किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये प्रावधान है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्पादन और सृजन से संबंधित है? मतलब जो राज्यों में होती है विधान परिषद, उसको बना सकते हैं, उसका सृजन कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो दोस्तों 70 नंबर का ऑप्शन होता है यहाँ पर बी नंबर है 169। क्या होता है? 169 इसका जो आंसर है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। मतलब इसके अंतर्गत कह सकते हैं उत्पादन और सृजन के उपबंध आपके हैं, है ना। वर्तमान में 6 राज्यों में ही केवल आपकी विधान परिषद आपकी है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि 103 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। 103 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। 103 नंबर पूछा है तो आप तुरंत जवाब देंगे सर 103 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर ये हो जाएगा, ये है भैया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण, है ना। EWS वाले जिन लोगों ने 10% कोटा ले लिया है ना, तो इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भैया सबसे ज्यादा प्रभाव आपके संविधान में है कौन, ये बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो ये है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आपका है ये लिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है? चलिए बताइएगा, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 356। क्या हो जाएगा? 356 जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगर पूछे राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 होता है ना। अगर वित्तीय आपातकाल 360 होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। रट्टा मार लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए भैया हमने कहा यहाँ पर हम आपको कहते हैं कि सर जी 7वीं अनुसूची क्या होता है? तो 7वीं अनुसूची में क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी संघ राज्य और समवर्ती अनुसूची के बारे में दिया है, 3 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची क्या है? तो आपकी 8वीं अनुसूची भाषाएं हो जाती हैं। 9वीं अनुसूची क्या होता है? तो आप कहेंगे 9वीं अनुसूची में देखा जाए तो आपकी कुछ अधिनियम, है ना, विधिनियम जिन्हें बोल देते हैं, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 10वीं अनुसूची में दरबदल आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका दरबदल केवल नाम का रह गया है, बाकी यहाँ पर देखिए
कि दरबदल तो हो ही रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, खूब भयंकर हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका 3, 1, 4, 2 और नंबर आपका डी हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। चलिए बताइएगा कि जो राज्यसभा है धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर मात्र देखा जाए तो 14 दिन तक रोक सकती है, बाकी अगर ना भी पारित करेगा तो भी पारित माना ही जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया इस प्रकार से हमने मात्र 75 क्वेश्चन लिया था। आगे धन्यवाद।